न्यूज़ की पाठशाला में जुड़ने के लिए और देश की जनता को ये बताने के लिए। और मुझे लगता है ये केवल झारखंड की बात नहीं है, ऐसे बहुत से राज्य, ऐसे बहुत से शहर हैं जहां पर इस तरीके की कॉल्स जा रहे होंगे, बच्चों से पैसे वसूले जा रहे होंगे, उनको गारंटी दी जा रही होगी कि भैया इतना पैसा दो और तुम्हारा काम हम कर देंगे। ये सब कुछ देश के सामने आना चाहिए। सिस्टम को अगर कोई लोग खोखला कर रहे हैं तो वो किसी भी राज्य में हो, उनको बेनकाब करना चाहिए। और हम ये कोशिश आगे भी जारी रखेंगे। केवल झारखंड की बात नहीं है, ये जहां कहीं भी हो रहा है। जेपीएससी के लिए साल 2000 में बनी एसओपी को दरकिनार करते हुए क्लियरली अब दिख रहा है, बिना किसी नोटिफिकेशन के डिजिटली पेपर चेक किए गए। यह मामला हाई कोर्ट तक गया। वहां कोर्ट में जेपीएससी की तत्कालीन डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जिनका नाम श्वेता कुमारी गुप्ता है, उन्होंने जानते हैं क्या दलील दी? उन्होंने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, हम एसओपी बदल सकते हैं। आज यही श्वेता गुप्ता 14वीं जेपीएससी में धांधली के मामले में जेल में बंद हैं। इसके बाद छात्र ने मेंस परीक्षा की फिजिकल कॉपी देखने की मांग की। अभी आप रविशंकर को सुन रहे थे, जिस पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर कॉपी दिखाई जाए, लेकिन 2 महीने तक कॉपी नहीं दिखाई गई। 8वां महीना चल रहा है। अब छात्रों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दाखिल किया है और सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है, हुक्म नौकरी के नाम पर करोड़ों की उगाही का मकड़ जाल बना हुआ था और वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम भी कर रहा था। जेपीएससी और टीडीपीएल का गठजोड़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह के संगीन आरोप छात्र लगा रहे हैं उन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अब तो आरोपी अभय तिवारी का कथित कबूलनामा भी सामने आ गया है। वही अभय तिवारी जिसके बारे में अभी रविशंकर बता रहे थे, जो पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। ये बिल्कुल बगल में जो दिख रहा है, टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर, झारखंड में बीएसओ के पद पर तैनात है। वही अजूबा, यही अजूबा जिसने 13 साल में 12 परीक्षाएं इस महामानव ने पास कर ली। ये सब जिस झारखंड में हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री का अब आप बयान सुन लीजिए। सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, टीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। मतलब हेमंत सोरेन जी का इशारा उत्तर प्रदेश की तरफ है। लेकिन सोरेन साहब ये भी तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड है। झारखंड में जेपीएससी ने ऐसी संस्था के साथ सर गठजोड़ कैसे कर लिया? और टीडीपीएल का अभय तिवारी जो खुलासा कर रहा है वो भी तो जरूरी है ना। अभय तिवारी सीआईडी के सामने कबूल करता है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के अलावा 11वीं से 13वीं परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। यानी जो ऑडियो हमने अभी आपको सुनाया, उसी मामले में अभय तिवारी कथित तौर पर कबूल कर रहा है कि हां गड़बड़ी हुई थी। उसने बताया कि इंटरव्यू में अभ्यर्थियों के नंबर पैसे लेकर बढ़ाए गए। इसने बताया कि 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ पैसों की डील हुई थी। अब सुनते जाइए कि किस पद के लिए क्या क्या रेट लगाए गए। मैं आपको जरा नोटपैड का रुक करके बताती हूं, क्योंकि किस तरीके से बकायदा यह तय किया गया कि कौन कौन से कितने कितने पैसे जो हैं वो यहां पर लिए जाएंगे। जेपीएससी का ये रेट कार्ड है। ठीक है, अब रेट कार्ड क्या है? आप अभय तिवारी की अगर माने तो वो ये कह रहा है 20 अगर कैंडिडेट्स हैं तो 5 करोड़ 80 लाख रुपए उनसे लिए गए। ठीक है, ये अभय तिवारी कबूल कर रहे हैं। अगर आपको एफआरओ का पद चाहिए, यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का पद चाहिए, तो आपको देने होंगे 20 से
25 लाख रुपए। क्लियर? अगर आपको एसीएफ यानी कि अगर आपको एसीएफ का पद यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का पद चाहिए तो उसके लिए आपको 30 से 35 लाख रुपए देने होंगे। क्लियरली? एफआरओ के मतलब जिन जिन लोगों ने 20 से 25 लाख रुपए दिए उसके पद पर बताया जा रहा है कि 12 ऐसे अभ्यर्थी थे जो फिट रहे पैसे देकर, और एसीएफ के पद पर 8 लोग फिट पाए गए। कैसे? क्योंकि इन लोगों ने दिए पैसे। बिल्कुल क्लियर। 20 कैंडिडेट में से 19 पास हो गए, एक फेल हो गया। कितने? मतलब 20 कैंडिडेट्स ने पैसे दिए बताए जा रहे हैं, 20 में से 19 जो है वो पास हो जाते हैं। एक भाई साहब पैसे देकर भी नील बटा सन्नाटा। यानी झारखंड के लाखों युवा सड़कों पर पसीना बहाते रहे, कमरे में बैठकर रेट कार्ड तय करने वाले लोग उनकी किस्मत का फैसला करते रहे। किस तरह से उगाही और सेटिंग का ये रैकेट चल रहा था उसकी एक एक परत ये बच्चे ही सामने लाकर रख दे रहे हैं। अगर ये सबूत है तो वो सब के सब पकड़े जाएंगे, असली खिलाड़ी सामने आ जाएगा। और अगर ये सबूत नहीं है, ये कोरी कहानी है, तो जांच के बाद ये भी साफ हो ही जाना चाहिए, और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आज की राजनीतिक चैप्टर की बात करेंगे। सवाल सीधा है लेकिन तीखा है भैया। देश की संसद क्या राहुल गांधी की शर्तों पर चलेगी? मैं बहुत पिन पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूं। उनकी शर्तों से चलेगी, उनकी मर्जी से चलेगी, या फिर संविधान के तय नियमों से चलेगी? आपके लिए सवाल थोड़ा और क्लियर कर देती हूं। नेता विपक्ष जिस हिसाब से नियमों की व्याख्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी को चला रहे हैं, क्या वो संसद को भी उसी तरह चलाना चाहते हैं? आज संसद में जिस तरह उन्होंने एक बार फिर अपना गोल पोस्ट बदला, ये सवाल उसी के बाद उठा रहे हैं। नीट लाठीचार्ज, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा संसद सत्र के 16 दिनों तक खूब हो हल्ला मचाया, संसद की कार्रवाई ठप करने में पूरी जान लगा दी, शक्ति प्रदर्शन के लिए विपक्ष को गोलबंद किया, कहा कि नीट लाठीचार्ज पर संसद में चर्चा हो, गृह मंत्री को आना पड़ेगा, आधिकारिक बयान देना पड़ेगा। ठीक है, देना भी चाहिए, आना चाहिए अमित शाह को बयान देने। लेकिन अब जब अमित शाह खुद कह रहे हैं कि आता हूं, जवाब